तो आइए हम देखते हैं आज एग्जिट पोल क्या कह रहा है। आज टुनाइट विद दीपक चौरसिया में हम बात करेंगे एग्जिट पोल की और उसके बाद पोस्ट पोल क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं एग्जिट पोल की प्रोबेबिलिटी के अनुसार। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक जो बड़ी बातें हैं एग्जिट पोल की वो क्या है। सबसे पहले बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा बनेगी और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब में मुकाबला बराबर बराबर का है कांग्रेस और आपके बीच। दोनों में से कोई भी सरकार बना सकता है जिसकी किस्मत तेज चली। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे है और साथ ही साथ अगर गोवा की बात की जाए तो वहां भी त्रिशंकु के आसार है। लेकिन क्या कहते हैं आंकड़े, हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश के आंकड़े, साइड में पंजाब के आंकड़े, उत्तराखंड के आंकड़े, गोवा के आंकड़े। लेकिन उसके अलावा क्या कहता है वोट परसेंटेज, क्या कहती है बाकी चीजें, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा के पास। सुशांत। दीपक, जिस तरीके से मौसम विभाग होता है वैसे चुनावी मौसम में एग्जिट पोल का भी एक विभाग है जिसको आज मैं संभाल रहा हूं। और दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आंकड़े जो है इंडिया न्यूज और एमआरसी एग्जिट पोल के क्या कह रहे हैं, तो उसको आप अगर स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। सबसे बड़ा राज्य, सबकी निगाहें थी कि 7 चरणों में क्या हुआ है। 7 चरणों में एग्जिट पोल के मुताबिक यह हुआ है, बीजेपी गठबंधन को 185 सीटें मिल रही है। जो जादुई आंकड़ा है वो 202 का है, ये याद रखिएगा। यानी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी वहां पर उत्तर प्रदेश में बनकर उभर रही है, लेकिन बहुमत से दूर रहती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो 120 के आंकड़े पर रुक रही है। बीएसपी को 90 सीटें और अन्य के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। लेकिन इसको इस लिहाज से देखिएगा आप कि बीजेपी को 2012 के मुकाबले 138 सीट का फायदा हो रहा है। लेकिन 2014 में जो लहर थी उसके मुकाबले अगर आप लोकसभा के वोट शेयर को विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में कन्वर्ट करके सीट निकालते तो बीजेपी को वहां पर 141 सीट का नुकसान हो रहा है। लेकिन वो अलग बात है, वो लोकसभा का नतीजा था। अब आप वोट शेयर के हिसाब से देखिए, बीजेपी गठबंधन के खाते में 33% वोट शेयर है, समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 28%, बीएसपी को 25% और अन्य को 14%। अब आप इसको इस लिहाज से समझिए कि उत्तर प्रदेश में 29-30% वोट शेयर जिसको मिल जाता था वो 200 का आंकड़ा पार कर जाता था। पिछली बार समाजवादी पार्टी के खाते में 29% वोट शेयर था, वो 225 सीट के पास थी। 26% वोट पाने वाली बीएसपी 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई थी। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए वोट शेयर तो ज्यादा है, पर वो जो पुराना रिकॉर्ड है स्पष्ट बहुमत पा लेने का, वो यहां एग्जिट पोल में होता हुआ नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर रीजन वाइज समझें कि किस तरीके से अलग अलग जो रीजन है उत्तर प्रदेश के, वहां पर किस तरीके से किसको कितनी सीटें मिली हैं, तो वो और दिलचस्प हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जहां पर कुल 68 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी को 40 सीटें मिलती दिखती हैं। बीजेपी, पहले पूर्वांचल की बात कर लेते हैं जिसमें कि 92 सीटें हैं और उसमें से बीजेपी गठबंधन को 36 जाती हैं, समाजवादी पार्टी को 22, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 22, बीएसपी को 33 और अन्य के खाते में 1। अब आप ये याद रखिएगा कि पूर्वांचल में प्रधानमंत्री ने खुद बहुत ताकत झोंकी थी। उनका खुद का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, वो भी पूर्वांचल में आता है। तो क्या ये 36 सीटें जो बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं वो पीएम की मेहनत का नतीजा है? ये जब एनालिसिस करेंगे दीपक जी तो आपको बता पाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो हिस्सा है, अवध की बात करें, 101 सीटें अवध में आती हैं, बीजेपी गठबंधन को 38, समाजवादी पार्टी गठबंधन को यहां फायदा 40 सीटें मिल रही हैं, बीएसपी को 23 और अन्य को यहां कोई सीट नहीं मिलती। दूसरे अगर रीजन की बात करें, बुंदेलखंड 19 सीटें आती हैं। किसानों की बड़ी समस्या है, सूखे की समस्या है, यहां पर बीजेपी गठबंधन को 12 सीटें मिलती दिख रही हैं इस एग्जिट पोल में, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 4, बीएसपी को 3 और अन्य को यहां भी कोई सीट नहीं। यानी किसानों ने या जो समस्याएं वहां पर हैं उसको लेकर बीजेपी गठबंधन पर भरोसा जताया है, एग्जिट पोल कम से कम यह कहता है। ऊपरी दोआब की बात करें, 33 सीटें वहां पर हैं, बीजेपी गठबंधन को 16 सीट, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 15, बीएसपी को 2, अन्य के खाते में 0। निचले दोआब की बात करें, वहां पर कुल सीटें आती हैं 38, वहां भी बीजेपी गठबंधन को फायदा हो रहा है, 24 सीटें वहां मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन 5 पर आ गई है, बीएसपी को 9 और अन्य के खाते में 0। रुहेलखंड की अगर बात करें, 52 सीटें रुहेलखंड की, जिसमें आप देखिए समाजवादी पार्टी गठबंधन लीड लेती है 22 सीटों के साथ, बीजेपी दूसरे नंबर पर रहती है 19 सीटों के साथ, बीएसपी को 8 सीटें हैं और अन्य के खाते में 3 सीटें हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यहां पर बीजेपी गठबंधन को 40 सीट है,
समाजवादी पार्टी गठबंधन को 12। ये याद रखिएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और मुसलमानों का वोट था। जाट अगर बीजेपी से नाराज थे और 40 सीटें फिर भी बीजेपी गठबंधन को मिलती है, तो सवाल यह है कि क्या ट्रिपल तलाक और उज्ज्वला योजना जिसमें करोड़ों सिलेंडर बांटे गए, उसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है क्या? यह भी एक चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन हम अब अगले दूसरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं। यह उत्तर प्रदेश का हाल है, जहां बीजेपी गठबंधन को 185 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी। दूसरा राज्य जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो पंजाब है। 117 सीटों वाली विधानसभा है। यहां पर शिरोमणि अकाली दल गठबंधन जिसमें बीजेपी आती है, उसको बड़ा नुकसान है। वो सिर्फ 7 सीट पर सिमट गई है, यानी उसके लिए बहुत नुकसान की खबर है। अब दिलचस्प तस्वीर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। दोनों 55 सीट पर हैं और आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, यह आप याद रखिएगा। तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुनाफा है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि वो फिर से सरकार बनाने के करीब है। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं है तो वो जादुई आंकड़ा कैसे आएगा, यह एक सवाल बना हुआ है। अगला राज्य उत्तराखंड का है, जहां पर अच्छा पहले आपको वोट शेयर बता देते हैं। शिरोमणि अकाली दल को 20% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, कांग्रेस को 33%, आम आदमी पार्टी को 37% और अन्य को 10%। यानी कांग्रेस और आप के बीच 4% वोट शेयर का फासला है, लेकिन सीट दोनों के एक बराबर दिखते हैं। अब उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां पर 70 सीटों वाली विधानसभा है। यहां पर बीजेपी अपने बल पर सरकार बनाती दिख रही है। 38 सीटें बीजेपी को यहां मिल रही है, स्पष्ट बहुमत है। कांग्रेस 30 पर है, अन्य के खाते में 2 है। याद रखिएगा उत्तराखंड में हरीश रावत की जब सरकार थी तो कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में गए थे, जिसका फायदा शायद बीजेपी को हुआ है। आंकड़े ऐसा कह रहे हैं। वोट शेयर के लिहाज से अगर आप देखिए, बीजेपी को 40% वोट मिलता दिख रहा है, उससे थोड़ा ज्यादा। कांग्रेस को 33% से थोड़ा ज्यादा और अन्य के खाते में 26% से थोड़ा ज्यादा। और बीजेपी का जो आंकड़ा बढ़ा है करीब 7% वोट शेयर का, वो अन्य के खाते से आया है। ये एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। अगला राज्य गोवा का है। यहां पर बीजेपी की सरकार है, 40 सीटें यहां पर है, लेकिन यहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। 21 सीटें पिछले बार बीजेपी को आई थी, इस बार वो 15 पर रुक रही है। कांग्रेस 10 पर है। आम आदमी पार्टी यहां भी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और वो 7 सीटें वहां पर हासिल कर रही है और अन्य के खाते में 8 सीटें। तो आम आदमी पार्टी का एक अचीवमेंट यह भी होगा, अगर वो बीजेपी को सरकार बनाने से अपने बल पर रोक पा रही है तो यह भी उसके लिए एक उपलब्धि होगी। तो ये 4 राज्यों की तस्वीर एक तरीके से है। गोवा का वोट शेयर भी देख लीजिए, 30% से ज्यादा, 33.5% बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास 26.4%, आपके पास 20.4% और अन्य के खाते में 22.7%। यानी 4 में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को बढ़त है, लेकिन उसको जादुई आंकड़े के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी और उत्तराखंड में वो अपने बलबूते सरकार बना लेगी। दीपक, मुझे लगता है एक एग्जिट पोल इस बात पे भी होना चाहिए कि एग्जिट पोल देखने के बाद कितने नेताओं की नींद उड़ जाती है। कई सारे नेताओं की नींद उड़ जाती है सुशांत, और सबसे बड़ी बात है कि जो लीड रहता है उसको इस बात की संतुष्टि रहती है कि हो सकता है हम ही जीत जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इस बात की बहुत बड़ी संतुष्टि होगी कि हमारे लिए अच्छे परिणाम आने वाले हैं। ठीक उसी तरह आम आदमी पार्टी का हाल होगा, लेकिन नींद उड़ेगी तो सबसे पहले मायावती की उड़ेगी, उसके बाद अखिलेश यादव की उड़ेगी और उसके बाद राहुल गांधी की उड़ेगी। इस बीच अखिलेश यादव ने नए राजनीतिक समीकरणों के संकेत दे दिए हैं। हम कास्ट पर बात करेंगे इस पूरे बुलेटिन में, हम बात करेंगे इस पर भी कि सट्टा बाजार अब क्या कहता है एग्जिट पोल के नतीजों के बाद। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुंवर भारतेंदु सिंह है, जो कि बिजनौर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ रवि शर्मा है, हमारे एडिटर क्राइम, जो हमें बताएंगे इस एक आखिरी में कि कितना कहता है, किसको कितनी सीट दे रहा है देश के बड़े बड़े सट्टा बाजार। हमारे साथ विवेक अवस्थी है, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ है तड़ित प्रकाश है, जो कि इस पूरी इलेक्शन की एग्जिट पोल की एक्सरसाइज के होलसेल इंचार्ज थे। हमारे साथ कपिल मिश्रा है, जल संसाधन मंत्री आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ जयवीर शेरगिल है, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरे साथ अशोक देव साहब हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने बीएसपी से अलायंस के बारे में क्या कहा है। अगर आप बड़ी फाइट बीजेपी से मान रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव नतीजों के बाद बसपा से गठबंधन का रास्ता बन रही है? नहीं, गठबंधन के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है। तो ये स्वाभाविक है, लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ न चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग न ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूं हमारी और कांग्रेस
समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आपने अभी तक गठबंधन को लेकर जो हमारे जितने भी सवाल है स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी जिससे मिलेगा साथ लेंगे? मैं अभी भी कहना चाहता हूं, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है। बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है, परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतनी, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। तो सीधे चलते हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अशोक देव साहब के बाद। देव साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी और बीएसपी और समाजवादी पार्टी अपनी दांत काटी दुश्मनी छोड़ देंगे बीजेपी को अलग रखने के लिए? क्या ये हो सकता है? दीपक जी, मैं आपको ये बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि हम 11 तारीख को बहुमत में आ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ इसके आधार हैं। हमने छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए काम किया था, किसानों, महिलाओं के लिए काम किया था, विकास के मुद्दा पर हमने चुनाव लड़ा था। इसलिए हमें विश्वास है कि विकास के नाम पे अलायंस को बहुमत मिलेगी। रह गई बीएसपी की बात, तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कह रहे थे कि हम बहुमत में आ रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन न लगे, रिमोट से सरकार न चलाया जाए। लेकिन फिर हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि 250 से ज्यादा सीटें अलायंस को मिल रही है 11 तारीख को, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बन रही है, जिसके मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार बन रही है, फिर दूसरी तरफ अखिलेश यादव संभावनाएं भी जता रहे हैं कि हम नहीं चाहेंगे कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे, नए गठबंधन यानी मायावती से गठबंधन के संकेत दे रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? या तो आप ओपन है अलायंसेस के लिए, ये कहिए अगर मेजोरिटी नहीं आती है तो, क्योंकि एग्जिट पोल भी अपने आप में गणित है। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात है, तो जो दूसरे राज्य हैं छोटे हैं, वहां पे जो एजेंसियां हैं आसानी से पहुंच जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां एजेंसी किस तरह के सैंपल लिए, गांव गए नहीं गए, शहर में लिए, कितने सैंपल लिए, तो इसको हम अनुमान को सही नहीं मान सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम ये कह सकते हैं कि 11 तारीख को 11 तब तक हमको इंतजार करना चाहिए कि रिजल्ट के लिए, और गठबंधन जो है 11 के बाद जो है सरकार बनाने जा रही है। जयवीर, अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो सबसे वल्नरेबल स्टेट में आप हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार का एक्सपेरिमेंट किया, वो सफल हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जूनियर पार्टनर बनने के बाद भी आपका ये एक्सपेरिमेंट असफल होने जा रहा है, और इसके नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रेमिफिकेशंस होने वाले हैं। क्या कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। नहीं, देव साहब, ये सवाल जयवीर के लिए। चुनाव नेशनल पॉलिटिक्स पे दीपक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर राजनीतिक दल और खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव बहुत अहम है। मैं इसको एक सेमीफाइनल मैच मानता हूं। हमें इसको बहुत अव्वल नंबरों से जीतना और पास करना पड़ेगा अगर 2019 का फाइनल खेलना है। दूसरा बात, आपने नींद उड़ने की बात की थी अपनी शो की शुरुआत में। देखिए, मुझे लगता है बिहार के चुनाव और तमिलनाडु के चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल की नींद उड़ी रहती है जब तक कि वो डब्बा 11 तारीख को खोल नहीं जाए। मैं ये जानता हूं कि ये होली, आने वाली होली, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही एक रंग भरी और खुशहाल होली होने वाली है, और उसके 4-5 कारण हैं। पंजाब की बात करूं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या गोवा की भारतीय जनता पार्टी को किस आधार और किस स्तर पे वोट डालेगी? क्या पंजाब के युवाओं को नशे की तरफ धकेलने की तरफ? क्या उत्तर प्रदेश के व्यापारी, किसान, जवान को चोट पहुंचाने की तरफ? या उत्तराखंड में धन बल का इस्तेमाल करके जन बल को जैसे इन्होंने बेइज्जत करने की कोशिश की उस तरफ? और जहां तक अखिलेश जी की ये बयान का सवाल है कि ये गठबंधन होगा कि नहीं, देखिए, कुछ महीने पहले अगर मेरी याददाश्त ठीक है, उन्होंने कहा था मायावती जी मेरी भुआ की तरह हैं। फिर भी इज्जत देना और गठबंधन बनाना दो अलग किया था, पर इसका उनका गठबंधन तो नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया है, चाहे वो गन्ना किसान की कीमत हो, एफआरपी का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं की रोजगार का मुद्दा हो, चाहे अपना शहर वाराणसी
बहुत पवित्र जगह है, सत्कार और अदब से नाम लेता हूं, पर आज शहर के पहले 10 गंदे शहरों में से उसका नंबर आता है। स्वच्छ भारत मिशन तक नहीं वो वहां कर पाए। और जब एक प्रधानमंत्री 24 घंटे एक मुख्यमंत्री को हराने में जुड़ जाए तो उसकी बौखलाहट दर्शाती है। जब प्रधानमंत्री एक विधानसभा चुनाव के लिए रोड शो हमको इन तमाम आरोप पर वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार। मेरे ख्याल से चुनाव खत्म हो गया, हमको इन तमाम चीजों से अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको बोलने से ना मुझे कोई फायदा होने वाला है टीआरपी का, ना आपको कोई वोट मिलने वाला है। मैं बड़ी दो टूक बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि नरेश अग्रवाल जी जो कि वरिष्ठ नेता हैं, अखिलेश यादव के सलाहकार हैं, उन्होंने क्या किया है कि अगर हंग असेंबली आती है, त्रिशंकु विधानसभा आती है, तो किस तरह का अलायंस बन सकता है। उन्होंने भी मायावती से अलायंस के संकेत दिए। देखिए, अखिलेश जी ने कहीं बीएसपी या एनजी का नाम नहीं लिया है। अखिलेश ने कहा हम सांप्रदायिक ताकतों को नहीं बैठने देंगे, रिमोट से यूपी नहीं चलने देंगे। उनको सही, हम सब लोग हरदम एक व्यू में रहे हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश नहीं सौंपेंगे और हम उत्तर प्रदेश धर्मनिरपेक्ष ताकतों के हाथ में रखेंगे। अगर कोई कुर्बानी जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। इसका ये जो अर्थ लगाया जा रहा है, मैं उसको अर्थ नहीं मानता हूं, लेकिन मेरा आज भी मानना है कि इफ बट के अलावा आप देखिएगा परसों खुलेगा और हमारा गठबंधन बहुमत में आएगा, उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह हमें नहीं दिखाई देगा। अगर कोई हेजिटेशन नहीं है तो ये भी तो माना जा सकता है कि आप बीएसपी के साथ जा सकते हैं। तो देखिए, राजनीति में असंभव भी कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी कहीं ऐसा प्रश्न नहीं है। ये जो लगाए जा रहे हैं तो इसका मतलब हम पहले अपनी हार को मान लें। जब बीएसपी के साथ जा रहे हैं, हम जा रहा गठबंधन जो बहुमत में आ रहा है, तो अभी कुछ हमें सोचना नहीं है, न हमने इस पर विचार किया है और न अभी इस पर कुछ हम कहेंगे। तो नरेश अग्रवाल ने भी संकेत दिए कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। कुंवर भारतेंदु सिंह, अगर हम बीएसपी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले नींद नहीं, मेरे जैसे पत्रकार को ख्याल आता है कि 3 बार आपने मायावती को सीएम बनवाया, तो चौथी बार क्या आप उसका समर्थन लेके सरकार नहीं बना सकते अगर जरूरत पड़ी तो? अगर मैं आपके आंकड़ों को ही देखूं तो आप सबसे बड़ा दल और बहुत बड़े अच्छे फासले से बीजेपी को बता रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम ऊपर नीचे कर लें इन्हीं आंकड़ों को, तो ये जो अदर्स में आपने दिया है, अगर ये 8 की जगह 10-15 हो जाता है तो बीजेपी अपने आप में अदर्स के साथ सरकार बना लेती है, यदि मैं आपके आंकड़ों को बिल्कुल उचित और सही मानूं। रही ये अनैतिक गठबंधन की बातें जो अभी से शुरू हो गई, इनसे स्वयं पता लग रहा है कि नेताओं के मन में भी क्या चल रहा है इस समय। ये निश्चित रूप से अनैतिक होगा। मायावती जी ने शुरू से अंत तक, आखिरी दिन तक और आज तक भी इस सरकार की इतनी गलतियां निकाली हैं और इतने सख्त आरोप लगाए हैं कि अब ऐसा गठबंधन ना वोटरों को स्वीकार होगा और ना ही मेरे ख्याल नेताओं को होगा। मगर फिर राजनीति में पॉलिटिक्स के ना स्ट्रेंज बेड फेलोज, और खासतौर से जहां पर नरेश जी जैसे बड़े नेता हो, वो कहीं भी किस तरफ को घूम जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन मैं एक बात कुंवर साहब को याद दिलाना चाहता हूं। कुंवर साहब, जब सबसे पहली बार आपने मायावती को मुख्यमंत्री बनवाया था और जब मायावती और मुलायम सिंह का झगड़ा हो गया था, उस चुनाव में बीएसपी का नारा था तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते 4। ये नारा सीधे सीधे बीजेपी के वोट बैंक को और बीजेपी को एड्रेस करते हुए दिया गया था। उसके बाद भी उस पॉलिटिकल इम्पॉसिबिलिटी को आपने पॉसिबल कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि हम एसपी और बीएसपी के गठबंधन को रूल आउट भी कर सकते हैं। हमारा तब भी जो विचार था वो आज भी भारतीय जनता पार्टी का विचार बड़ा स्पष्ट है, और वो है राष्ट्रवाद। अगर हम राष्ट्रवाद की मध्य धारा में किसी को भी ला सकते हैं, कितना भी ला सकते हैं, तो हम उसमें जरूर प्रयास करेंगे। इसी विचार से हमने मायावती जी को एक बार नहीं मगर बार बार समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया। मगर जो अगर आप इस दफा का देखें, उन्होंने किस प्रकार से टिकट बांटे हैं। अगर मैं अपने ही जिले की बात देखूं, 2 आरक्षित सीट हैं, 6 सामान्य सीट हैं, 6 की 6 में केवल और केवल मुस्लिमों को टिकट दिए गए। अब इससे मतलब जो हम चाह रहे थे कि जो उनका नारा था कि सर्वहिताय और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, वो हो नहीं पाया। और इस समय जितनी भी अति पिछड़ी वोट थी, वो सब बीजेपी में, नेताओं समेत उनके बीजेपी में आ गए, और ये आपका आंकड़ा दिखा रहा है। तो इस वजह से ये समीकरण अब सामने उभर के आ रहे हैं। एनके सिंह साहब, आपसे और विवेक से बड़ा संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगा कि
आपको क्या लगता है? सर ने कहा कि कोई राष्ट्रवाद के कितने नजदीक आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो जातिवाद की पार्टी है और उसी पर उस पार्टी की अवधारणा बनी है। नहीं, उनका लॉजिक थोड़ा सा वियर्ड है। तिलक तराजू कब से एक्सपेंड होके राष्ट्रवाद की तरफ चला जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज है, वो तो उनका प्रेस रिलीज लिखाने की फैक्ट्री है कि किस वक्त सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ होना है, किस वक्त सांप्रदायिक ताकतों के समर्थन में होना है और किस वक्त दलित समुदाय के भले के लिए क्या काम करना है। नहीं, लेकिन एक चीज है, सोशली कॉम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो बीएसपी एसपी का काफी अच्छा है। बीएसपी को जो सबसे बड़ा डर है कि बीजेपी ने उसके कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हमला किया है, डॉक्टर अंबेडकर को कोऑप्ट करके, और जिस तरह नॉन जाटो दलितों में बीजेपी का अपना पैठ पतरा, ये मायावती के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। तो ये ऑब्वियस है कि मायावती प्रेफर करेंगी कि सोशली जो एक्सक्लूसिव ग्रुप्स हैं, जो इनके अंदर डेंट नहीं मार रहे, उनके साथ मिले, और उसमें समाजवादी पार्टी बहुत ही वैलिड एक एंटिटी है। विवेक, आपको क्या लगता है? बड़ा संक्षेप में, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए, ये जो अभी एनके सिंह सर ने कहा वो मैं उनसे काफी सहमत हूं कि जिस तरह नॉन जाटव ओबीसीज पर सेंध लगाई है बीजेपी ने, और जिस तरह यादव भी कहीं न कहीं हटा है और पहुंचा है बीजेपी की उसमें, ये बीएसपी के फेवर में नहीं गया है। इसीलिए आज जो आप ये आंकड़ा दिखा रहे हैं, इसमें आप बीएसपी को बहुत कम आंक रहे हैं। कम आंक रहे मतलब? कम आंकड़े से मतलब है जो आप दिखा रहे हैं वो सही है, लेकिन सीटें जो कम हुई हैं वो उसका एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज को में अगर आप देखें ट्रांसलेट होने में, क्योंकि एफपीटीपी सिस्टम में आप जब परसेंटेज को ट्रांसलेट करते हैं, वो साइंस अभी भी उस तरह से डेवलप नहीं हुई है कि हम उसको पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करा पाए। ठीक है, कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम ब्रेक के बाद सीधे जाएंगे पंजाब की तरफ, क्योंकि पंजाब में हो सकता है एक चमत्कार ये कि पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी वहां पर सरकार बना सकती है। कांटे का मुकाबला है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। पंजाब की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, और साथ ही साथ आपको बताएंगे सट्टा बाजार के फिगर। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने बात की। हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल त्रिशंकु विधानसभा बता रहे हैं। 185 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलेंगी, एनडीए को मिलेंगी, 120 सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिलेंगी और 90 सीटें बीएसपी को मिलेंगी और बाकी सीटें अन्य के खाते में जाएंगी। तो हमने संभावनाएं डिस्कस करी है किस किस तरह से सरकार बन सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता संकेत दे रहे हैं कि उन्हें अब बीएसपी से किसी भी तरह का परहेज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब में क्या होता है। पंजाब भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजाब देश की राजनीति की इबारत बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? क्योंकि वहां पर पहली बार चुनाव लड़ने जा रही पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में कमाल किया था, वो पंजाब के अंदर भी एक बहुत बड़ी फोर्स बनकर उभरी है। अगर हम पंजाब के फिगर की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन सिंगल डिजिट में आ गई है। मात्र 7 सीटें हैं 117 में से। कांग्रेस 55 सीटों पर, आप 55 सीटों पर और अदर्स 0 सीटों पर वहां पर आगे हैं। तो कांग्रेस और आप के बीच टाई है। हो सकता है कि 2-1 सीटें कोई ज्यादा ले जाए, 2-1 सीटें कोई कम ले जाए। ऐसे में सरकार किसी की भी बन सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप मुकाबले के अंदर है और वो देश की राजनीतिक इबारत को पूरी तरह से बदल सकती है। कपिल मिश्रा वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हमारे साथ है। कपिल, मेरा सबसे पहला सवाल कि क्या आपको अफसोस हो रहा है कि छोटेपुरा और बाकी लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए? अगर वो लोग पार्टी के अंदर होते, अगर पार्टी के अंदर इतनी टूट ना होती पंजाब के अंदर, तो आप क्लियर मेजोरिटी की तरफ बढ़ते या फिर 2/3 मेजोरिटी की तरफ जैसे आप दिल्ली में बढ़े? दीपक जी, बहुत सम्मान पूरे के पूरे एग्जिट पोल के नतीजों का, लेकिन नतीजे तो 2 दिन के बाद ही आएंगे और जिनको निकाला गया या जो छोड़ के गए, उन सब के साथ कैसे कैसे पार्टी बहुमत की ओर बढ़ती गई, वो 11 तारीख को आने वाला है। और मैं ये कह सकता हूं क्योंकि पंजाब की विधानसभाओं में गलियों में घूम के आया हूं। 11 तारीख को हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, 11 को दिवाली और 13 को होली। एक ऐतिहासिक जीत, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने वाला चुनाव पंजाब का। और एक बात पंजाब का चुनाव साबित कर रहा है कि अब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में, उनसे लड़ने वाली ताकत के रूप में और हराने वाले संगठन के रूप में आम आदमी पार्टी तैयार खड़ी है। तो आप अपने आप को अब नेशनल अल्टरनेटिव देख रहे हैं, खासकर इस दम पे भी, क्योंकि गोवा में आपको 7 सीटें मिलने का अनुमान है। क्या आपको लगता है कि गोवा में भी आपको इतनी सीटें मिल पाएंगी या आप इससे ज्यादा का अनुमान लगा रहे हैं? हमें गोवा से भी बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन पंजाब में एक बड़ी जीत,
दिल्ली में, पंजाब में और गोवा में, तीनों अलग अलग प्रकार के राज्य हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृति और भारत की विभिन्नता को प्रदर्शित करने वाले। और अगर सब जगह आम आदमी पार्टी आज खड़ी है तो ये बताता है कि अब हिंदुस्तान की राजनीति बदल चुकी है। हिंदुस्तान की राजनीति बदल चुकी है। जयवीर शेरगिल जी, एक ऐसी पार्टी जो मात्र 4-5 साल पुरानी है, वो देश की सबसे पुरानी पार्टी, 125 साल पुरानी पार्टी को चैलेंज दे रही है। पहली बार पंजाब में चुनाव लड़ती है। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जैसा चेहरा होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि वो आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्यों, क्या कारण है इसका? दीपक जी, टक्कर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आप 11 मार्च को देखेंगे कि झाड़ू के तीले तीले हो जाएंगे और ये कहीं भी नहीं रहेंगे। और कुछ आंकड़े हैं मेरे पास जिनके आधार पे मैं ये बात कर रहा हूं। देखिए, पंजाब 3 हिस्सों में बटा हुआ है, मालवा, माझा, दोआबा। कांग्रेस पार्टी तीनों ही इन क्षेत्रों में, ये मालवा, माझा, दोआबा में पूरी तरह मौजूद थी और हमारा वोट शेयर, हमारी प्रेजेंस इन तीनों एरिया में बराबर की थी। आम आदमी पार्टी का सिर्फ प्रचार, जो थोड़ा बहुत प्रचार मैंने देखा, मैं भी 1 महीना वहां पे चुनाव के साथ जुड़ा रहा, वो केवल मालवा में है। और मालवा में अकेली थोड़ी अगर इनका थोड़ा भी असर पड़ता है, उसका ये मतलब नहीं है पूरा पंजाब जीत जाएंगे। 2007 में कांग्रेस ने मालवा में बहुत अच्छा किया था, फिर भी चुनाव हार गई थी। पर आज हम तीनों इन एरियाज में अच्छा करने वाले हैं और आम आदमी पार्टी नहीं। और मैं आप फिर कहेंगे मैं प्रचार कर रहा हूं, पर आम आदमी पार्टी को लोग किस बात की वोट देंगे? देखिए, आज ना तो ये पंजाबी या पंजाबियत को समझा, इन्होंने हर छोटेपुर को निकाल दिया, अपना चोन निशान झाड़ू अपने मैनिफेस्टो दरबार साहब के साथ उसको लगा दिया। उसके बाद इन पे एलिगेशंस लगी कि कोई कट्टरवादी, आतंकवादी, अरविंद केजरीवाल किसी आतंकवादी के घर रह रहे हैं, फंडिंग बाहर से आ रही है। तो मुझे लगता है ये सपने देखना अच्छी बात है, पर 11 मार्च को यह साबित हो जाएगा कि जो आम आदमी पार्टी की भगौड़ा सरकार है उसको लोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं। भगोड़ा सरकार कह रहे हैं आपको, क्योंकि सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आप बहुत जल्दी बहुत सारे सपने देखने लगे हैं। अगर आप 3 राज्यों में अपनी प्रेजेंस बना लेते हैं तो 3 राज्यों में आपकी प्रेजेंस बनाने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। वही ख्वाब आपने देखे थे, तभी काशी से लोगों ने आपको वापस दिल्ली भगा दिया था। दीपक जी, जहां तक शेरगिल जी की बात है, जब भी वो बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी राहुल गांधी से बहुत पटती होगी। दोनों बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हैं, उनकी बातें हास्यास्पद है और जवाब देने लायक भी नहीं है। चलिए, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन जयवीर सिंह जी मेरे हिसाब से बहुत सिंसियर और बहुत नॉलेज वाले पर्सन है। लेकिन कुंवर भारतेंदु सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो 24 घंटे की मुसीबत नहीं हो जाएगी? अभी तो सिर्फ दिल्ली में है तो आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। हर वक्त घंटी बजती रहेगी आपके सामने। मैं सबसे पहले तो कपिल जी को चाहूंगा कि वो अपने बहुत ही बढ़िया और सज्जन एमपी धर्मवीर गांधी जी से बात करें, प्रोफेसर साहब से बात करें, साधु सिंह जी से बात करें। 4 में से 3 सांसद इनकी पार्टी से बिल्कुल खफा हैं और परेशान हैं। सिर्फ एक भगवंत मान है जिनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि उसे आपके चैनलों ने उनका जो व्यवहार रहा है सदन के अंदर, जिस तरह से वो लड़खड़ाते हुए आते जाते हैं, इसके बारे में बड़ा चर्चा हो चुकी है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से, मैं इस आंकड़े से बिल्कुल अपने आप को भिन्न करना चाहता हूं। यदि एंटी इनकम्बेंसी हुई है तो जो अकाली दल का वोट बैंक है वो जट सिख वोट बैंक है। यदि वो स्प्लिट करता है तो वो निश्चित रूप से आपके साथ नहीं जाएगा, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जाएगा अगर वो गया। मगर मेरा मानना यह है कि वो जाएगा नहीं। अकाली दल का वोट कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा ही रहता है, ये हमने बार बार हर चुनाव में देखा है। तो ये जो आप सिंगल डिजिट दे रहे हैं, ये तो कभी पंजाब के इतिहास में आज तक हुआ ही नहीं। सिंगल डिजिट हम दे रहे हैं सर, हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी अंदर से लगता है, क्योंकि अमित शाह जी जो पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, उन्होंने भी अपना दावा 4 राज्यों में बताया है। मणिपुर के साथ साथ गोवा में बताया है, पंजाब में नहीं बताया है, उत्तराखंड में बताया और उत्तर प्रदेश में बताया। तो पंजाब की हकीकत, जन्नत की हकीकत सबको पता है, लेकिन इनके सिंह एंटी इनकम्बेंसी है, उससे तो कोई नाकार नहीं सकता। 10 साल तक सरकार अकाली दल भी बोल रही है हम हार रहे हैं। जी, तो एंटी इनकम्बेंसी है, उसे तो मानना ही पड़ेगा। दीपक जी, वोट हो रही है,
जो जट सिख वोट अकाली से जाएगी वो आप में नहीं जा रही, ये निश्चित है। आप में नहीं जा रही। कपिल जी, मैं आपके पास आता हूं। एनके सिंह साहब, मैं इसको नेशनल पर्सपेक्टिव में समझना चाहता हूं। कपिल जो है वो ये कह रहे हैं, कपिल का जो साफ साफ कहना है, और वो ये कहना है कि हम एक राष्ट्रीय विकल्प बन रहे हैं। तो क्या 2 राज्यों की सरकार अगर पंजाब में बनती है और एक राज्य में उपस्थिति, क्या इनको एक राष्ट्रीय विकल्प बनाती है? नहीं, एक चीज आप देखिए, बगल में पंजाब है। बहुत कुछ पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल को लोग एक तमाशा खड़ा हुआ कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कुछ नहीं कर रहे, खाली मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन बगल में पंजाब में एक अचानक सपोर्ट बेस आता है। उसको छोड़ दीजिए, गोवा में आप देख रहे हैं, अगर 20% आपके सर्वे के हिसाब से एक पार्टी को वोट मिल रहा है तो कोई कारण नहीं कि एक्सेप्टेबिलिटी को हम डिनाई करें। जहां तक इसका सवाल है कि विकल्प का, तो आर्टिकल 239A ने पूरी तरह से कमजोर कर दिया है इस गवर्नमेंट को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर पाई इसमें कोई, और ये जनता जानती है। दिल्ली की जनता को आज का बजट आप कल का देख लें, जिस तरह लार्जेसिस बांटी हैं, जिस तरह से उन्होंने दिया है, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, लेकिन एक तमाशा जरूर बना। तो अगर पंजाब में फुल स्टेटहुड जहां पे है, वहां पे एक गवर्नमेंट लेके आते हैं और इसी तरह के काम करते हैं, तो जो मैसेज जाएगा, मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक राष्ट्रीय विकल्प बन सकता है। बस, और कांग्रेस का जो वार्ड कांग्रेस की वजह से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लीडरशिप में कमजोरियां हैं, जयवीर न माने, हालांकि हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक वॉइड क्रिएट हो रहा है। लीडरशिप में स्ट्रेंथ न होने की वजह से एक शून्यता क्रिएट हो रही है, और उसको ये आप फिल कर सकती है अगर पंजाब में गवर्नेंस इसने अच्छा दिया। और हैंडीकैप जो है 239AA का, वो हैंडीकैप कॉन्स्टिट्यूशनल वहां पे नहीं रहेगा और जम के अपना काम कर सकते हैं। फंक्शनल लीवे होगा, काम करने की पूरी आजादी होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि एक विकल्प हो सकता है। नहीं, एक सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब की जनता वहां पर कोई खेल या नया प्रयोग करने के लिए कतई तैयार नहीं है। मैं भी पंजाब बहुत गया हूं, जाता रहता हूं, और कोई भी वहां पर फिर से आतंकवाद की लौटाना नहीं चाहती है, और कोई भी वहां पर ये इस प्रकार हम सर्वे के रिजल्ट पे बात कर रहे हैं। सर्वे डिनाई अगर आप कर रहे हैं, वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो अपनी जगह, अपना उनका राइट है कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को रखे। उनको लगता है कि इस तरह की फोर्सेस नहीं पनपेंगी। लेकिन विवेक, आप दिल्ली की राजनीति इतनी अच्छी तरह समझते हैं, आपने मेरे ख्याल से कई दशक दिल्ली की पत्रकारिता में गुजारे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर पंजाब के बन जाएंगे? देखिए, जोश जोश में बोल तो गए वो उनके साथ के लोग कि पंजाब में अगर जीतेंगे तो अरविंद मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि पंजाब की जनता को नॉन सिख, नॉन पंजाबी चीफ मिनिस्टर मंजूर नहीं होगा। ये समझ गए तुरंत। समझने के बाद तुरंत उन्होंने बैक ट्रैक किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं नहीं बनूंगा, मैं तो दिल्ली देखूंगा, पंजाब का ही कोई आदमी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर हम बनेगा। कौन? भगवंत सिंह मान, जनरल सिंह? यही सबसे, दीपक, यही सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी के सामने है कि वो सीएम फेस को पेश नहीं कर पाए। सबसे बड़ी उनकी दिक्कत यही है। और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो उनकी शुरू में गलवहियां चल रही थी, वो बाद में हकीकत में तब्दील नहीं हो पाई। इस बात का कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को कुछ न कुछ रंज जरूर होगा, कुछ ना कुछ रंज जरूर होगा। लेकिन फिर कपिल, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, और वो सवाल मेरा सीधा है। आपको एक आधा स्टेट मिला हुआ है दिल्ली, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, पांव बंधे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के चलते। क्या वो पंजाब के पूरे मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेंगे? क्योंकि असली पावर तो पंजाब में है, दिल्ली के पास कुछ नहीं है बॉस। दिल्ली खाली है, पंजाब असली जगह है। और तब कोई बहाना भी नहीं कर पाएंगे, कि मुझे नजीब जंग ने रोक लिया, मुझे अनिल बैजन ने रोक लिया, मुझे प्रधानमंत्री ने रोक लिया, मुझे गृह मंत्री ने रोक लिया। किसी का बहाना नहीं चलेगा वहां पे। नहीं, मगर क्या पंजाब की जनता स्वीकारेगी कि बाहर का वो एक दूसरा पहलू नहीं सर, वो दूसरा पहलू होगा, क्योंकि अगर उनको फुल मेजोरिटी मिलती है तो उनको अपना चीफ मिनिस्टर बनाने का अधिकार होगा। कपिल, दीपक जी, आपकी बात के जवाब से पहले जो भारतेंदु जी ने बोला उसका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि सिंगल डिजिट में कभी आ ही नहीं सकती अकाली भाजपा, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतिहास में ऐसा कभी दिल्ली में भी नहीं हुआ था, 3 सीटों पर बैठे हुए हैं। दूसरा, इन्होंने बोला कि ये जट सिख वोट जो है ये अकाली से निकलेगा और कांग्रेस में जाएगा, आम आदमी पार्टी में नहीं जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं साहब, गिद्धों के मनाने से गाय नहीं मना करती है। अब ये हो गया पंजाब में जो होना था। जहां तक आपने मुख्यमंत्री की बात बोली है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की क्या भूमिका रहेगी, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री बनने का निर्णय
ये तो चुने हुए प्रतिनिधि करने ही वाले हैं और पंजाब की जनता के वोट के आधार पर निर्णय हम परसों शाम के बाद करना शुरू करेंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट है, अगर आपके विधायक अरविंद केजरीवाल के सिवा किसी का नाम ले ही नहीं सकते तरीके पर, गवर्नेंस के मॉडल पर आप इंतजार कीजिए ना, ये तो खेल है मेरे पास। आप जनता का निर्णय और विधायकों की चाह को देखिए, इतिहास बदल रहा है, ये देखने का समय है बदलते हुए इतिहास को। देखिए कैसे हिंदुस्तान की राजनीति नई करवट ले रही है। चलिए, राजनीति नई करवट लेती है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति कई करवटें लेगी अगर यही परिणाम रहे तो। आइए देखते हैं अखिलेश यादव ने बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में क्या कहा। आइए देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। अगर आप बड़ी फाइट बीजेपी से मान रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव नतीजों के बाद बसपा से गठबंधन का रास्ता बन रही है? गठबंधन में नहीं, गठबंधन के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है, लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ न चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग न ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूं हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अगर हंग असेंबली होती है अखिलेश, तो क्या आप प्रेफर करेंगे अलायंस करना बीएसपी के साथ, या फिर दूसरे दल हैं, या फिर आप प्रेसिडेंट्स रूल की बात करेंगे? हंग असेंबली में क्या सोचा है कभी? देखिए, हंग असेंबली तो नहीं होने जा रही है, ये तो मैं कह सकता हूं। अगर हो जाए, मतलब देखिए, हंग असेंबली तो नहीं होगी। अच्छा, और हंग असेंबली नहीं होगी, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, मुझे भरोसा है अपने काम पर, इसीलिए मैंने नारा भी दिया था कि काम बोलता है। भरोसा है काम पर, लेकिन भरोसा क्या बाकी चीजों पर है? ये भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी भी एक फैक्टर है, अखिलेश भी फैक्टर है, शिवपाल को भी भूलना नहीं है, मुलायम सिंह यादव को भी भूलना नहीं है, साधना गुप्ता को भी नहीं भूलना है, अपर्णा यादव को भी नहीं भूलना है, प्रतीक यादव को भी नहीं भूलना है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो अखिलेश यादव के सामने। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए विवेक, आपको क्या लगता है क्या करेंगे अखिलेश यादव अंत में, अगर यही परिणाम नतीजों में कन्वर्ट होते हैं जो तड़ित ने हमें बताए हैं? वो देखिए, अगर यही परिणाम नतीजों में कन्वर्ट होते हैं दीपक, तो एक ही विकल्प बचता है, विपक्ष में बैठे। सरकार बनती मुझे कहीं से नजर नहीं आती, क्योंकि जिस तरह का परिपाटी चली आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नर इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए। 185 सीटें अगर हम इसको माने के बाद से पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। सर, मैं वही कह रहा हूं। 185 सीटों का मतलब यह है, परिपाटी ये कहती है कि राज्यपाल जो है वो सीधे सीधे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करेंगे और उनसे कहेंगे आप बताइए कि आप फ्लोर पे अपना बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में हैं या नहीं। और यूपी में फ्लोर पे बहुमत कैसे सिद्ध होता है वो आप और मैं से ज्यादा कोई नहीं जानता। केसीनाथ त्रिपाठी जी ने एक समय बहुत अच्छे से दिखाया आप लोगों को कि सरकार 5 साल किस तरह कैसे चलती है, चाहे वो कल्याण सिंह जी की हो चाहे वो राजनाथ सिंह जी की हो, सरकार चलती है तो 5 साल चलती है और बड़ी गजब के ढंग से चलती है। उत्तर प्रदेश से कई सारी राजनीतिक किदवंतियां बनती भी हैं और कई सारी राजनीतिक किदवंतियां टूटती भी हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर एग्जिट पोल के अलावा जो होता है वो होता है सट्टा बाजार का, क्योंकि सट्टे में अरबों खरबों रुपए लगे रहते हैं। हमारे एडिटर क्राइम रवि शर्मा हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि एग्जिट पोल के बाद सट्टा बाजार क्या कह रहा है, एक सुर में है या अलग अलग सुर में कह रहा है? रवि। दीपक जी, जिस तरह से नेताओं की नींद उड़ी हुई है और उनको इंतजार है 11 तारीख का, 11 मार्च को क्या नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल के बाद बेचैनी भी बड़ी होगी कुछ नेताओं की। इसी तरह का हाल कमोबेश सट्टा बाजार में भी है, क्योंकि आज 3 बजे दोपहर में जो बैटिंग थी वो थम गई है। अब उसके बाद कोई फ्रेश बैटिंग नहीं होती है, क्योंकि ओपिनियन पोल आना शुरू। हाल कमोबेश सट्टा बाजार में भी है, क्योंकि आज 3 बजे दोपहर में जो बैटिंग थी वो थम गई है। अब उसके बाद कोई फ्रेश बैटिंग नहीं होती है, क्योंकि ओपिनियन पोल आना शुरू हो जाते हैं और इससे सट्टा का जो खेल है वो बिगड़ जाता है, लिहाजा सट्टा उससे पहले रोक दिया जाता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि सट्टा बाजार की जो दिलचस्पी है, 5 राज्यों में चुनाव था, लेकिन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा जाहिर तौर पर यूपी और पंजाब में। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की। तो दुबई से जो सट्टा बाजार चलता है, जो यहां से खुलता है सट्टा, उसके मुताबिक यूपी में बीजेपी को 403 सीटों में से 190 से 193 सीटें तक मिलने का अनुमान है। यूपी में एसपी कांग्रेस को 125 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है और बीएसपी को 65 से 67 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार का है। ये दुबई सट्टा बाजार है, ये दुबई सट्टा बाजार। आगे वाले सट्टा बाजार में चलते हैं। अगला सट्टा बाजार कौन सा है? जल्दी से ग्राफिक चेंज करिए। इससे पहले हम पंजाब चलते हैं। चलिए पंजाब चलते हैं। कांग्रेस को यहां पर 53 से 55 सीटें आने का अनुमान है दुबई के हिसाब से। जी बिल्कुल।
और आपको 53 से 55 सीटें आने का अनुमान है और अकाली दल को 6 से 7 सीटें आने का अनुमान सट्टा बाजार का है। तो मतलब ये सेफ खेल रहा है, सट्टा बाजार भी सेफ खेल रहा है, टाई कर रहा है आप और उसका। चलिए उत्तर प्रदेश में अगले जी, अब मैं गुजरात के सट्टा बाजार की तरफ बढ़ता हूं। यहां पर भाजपा को 200 से 203 सीटें यूपी में हासिल होने का जो अनुमान है सट्टा बाजार का है। सपा और कांग्रेस को सट्टा बाजार गुजरात का 120 से 125 सीटें दे रहा है और बसपा को 60 से 62 सीटें गुजरात के सट्टा बाजार के मुताबिक मिलने जा रही हैं। और पंजाब को माफ कीजिएगा, पंजाब का इसमें अभी नहीं आया है। इसमें नहीं आया, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला ये मुंबई का सट्टा बाजार जो है वो कहता है कि यूपी में भाजपा को 195 से 200 सीटें तक हासिल हो सकती हैं। सपा और कांग्रेस को 120 से 125 सीटें हासिल हो सकती हैं और बसपा को 64 से 67 सीटें। मध्य प्रदेश का सट्टा बाजार कहता है कि भाजपा को 177 से 180 सीटें यूपी में हासिल हो सकती हैं, सपा और कांग्रेस को 136 से 139 सीटें और बसपा को 61 से 63 सीटें। तो कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं सट्टा बाजार के अनुमान पर एक तरह का स्टैंप लगा रहा है। स्टैंप लगा रहा है एग्जिट पोल पर सट्टा बाजार, यानी रियलिटी के काफी नजदीक है हम, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे ये अंतिम परिणाम है। अंतिम परिणाम 11 को आएंगे और 11 को सबसे तेज, सबसे सटीक विश्लेषण के साथ नतीजे आपको इंडिया न्यूज पे मिलेंगे सुबह 6 बजे से। आगे 9 से 10 तक हम बात करेंगे कि इन परिणामों के बाद राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य किस तरह से बदलने वाला है। हमारे साथ कई सारे नए मेहमान जुड़ेंगे और तड़ित हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि तड़ित से हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह के क्रॉस सेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है या अपनी पैठ खोई है, उसके बाद 2019 पर इसका क्या असर होगा, ब्रेक के बाद।